दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2025 एग्ज़ाम के लिए आप सभी तैयार हो जाइए। आप में से जितने भी 25 लाख प्लस छात्र इस भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं, आप लोगों की दोस्तों परीक्षा होने जा रही है। सबसे मेन है दोस्तों बीएसएससी कैलेंडर मतलब पीटी एग्ज़ाम, पीटी का रिजल्ट, मेंस एग्ज़ाम, मेंस का रिजल्ट, टाइपिंग टेस्ट, ज्वाइनिंग, फुल शेड्यूल आने वाला है। तो अगर आप अभी भी सीरियस होकर तैयारी में नहीं लगिएगा तो कैलेंडर आने के बाद आपको मैक्सिमम 1 से 1.5 महीने का समय मिलने वाला है। और अगर आप चाहते हैं कि फिर से आपको 8-10 साल का इंतजार ना करना पड़े तो अभी से आप सभी सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए। क्योंकि देखिएगा, ये वैकेंसी रेगुलर बिहार पुलिस दरोगा की तरह नहीं है कि अगर आप एक बार छट जाइएगा तो अगली बार मौका मिलेगा। फिर आपको नेक्स्ट इंतजार के लिए आपको 8 से 10 साल का इंतजार करना पड़ेगा। सीट भी बहुत अधिक है, तो अभी से चलिए आप सभी तैयारी शुरू कर दीजिए। समय आपके पास बहुत कम है और आप लोगों के लिए अभी से तैयारी शुरू करवा दिए हैं। तो अभी देखिएगा 2025 में जो भी लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है उस अनुसार आप लोगों के लिए फुल प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो चलिए आप सभी पूरा सेट बनाइए, देखिए आप कितना क्वेश्चन सही बना पाते हैं। तो सभी क्वेश्चन को आपको बना करके देखना है, कौन कौन से टॉपिक कैसे क्या लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा, फिर उस अनुसार आप तैयारी कीजिएगा। देखिए, सबसे अधिक आपको अभी बिहार जीके पर भी ध्यान देना। अभी हाल फिलहाल में दोस्तों 2023, 24 और 25 जो भी परीक्षा ली जा रही है उसमें क्या हो रहा है कि बिहार जीके का वेटेज जो कि पहले 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता था, अब 8 से 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में भी उसी अनुसार क्वेश्चन शामिल किए हैं और सभी विषय से मिक्स क्वेश्चन है। तो चलिए आप सभी पूरा प्रैक्टिस सेट बनाइए और देखिए आप कितना क्वेश्चन सही बना पाते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी। अभी देखिएगा, ये 4 अलग अलग परीक्षाओं में 2024 में जो भी परीक्षा हुई है, सबसे पहले देखिएगा 2023 दरोगा परीक्षा में ये पूछा गया था, फिर बीपीएससी में और बिहार पुलिस में 2-2 पाली में ये परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी आप सभी बिहार एसएससी का एग्जाम देने जाइएगा तो किसी न किसी शिफ्ट में यहाँ से पूछा ही जाएगा। तो चलिए, ये अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ से चलिए आप सभी पूरा फैक्ट देख लीजिए। यहाँ पर 6-7 फैक्ट है, यहाँ से देखिएगा तो कोई ना कोई आपके शिफ्ट में पूछा ही जाएगा। और मानव अधिकार बिहार एसएससी का फेवरेट टॉपिक है। राष्ट्रीय मानव अधिकार से हर बार एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आपको साथ में अब बिहार मानव अधिकार भी ध्यान रखना है। तो देखिएगा, बिहार में मानव अधिकार आयोग की स्थापना जो है 3 जनवरी 2000 को की गई थी। अगर आपसे सीधा पूछेगा कि स्थापना कब की गई थी तो 3 जनवरी 2000 को। और अगर ऐसा पूछा जाएगा कि औपचारिक रूप से गठन के मतलब यह है कि यहाँ से काम होना शुरू हो गया। स्थापना देखिएगा 2000 में ही कर दिया गया, लेकिन यहाँ से काम कुछ यहाँ पर वर्क नहीं हो रहा था। लेकिन औपचारिक गठन जो है 25 जून 2008 को। तो दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन एग्जाम में मेन यही है कि सीधा पूछेगा कि स्थापना कब हुई थी, तो 2000 आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, बिहार में जो मानव अधिकार है यानी राज्यों में जो मानव अधिकार होता है तो उसके अध्यक्ष कौन बनेंगे। तो इसमें जो अध्यक्ष है किसी भी उच्च न्यायालय, यानी टोटल भारत में 25 उच्च न्यायालय हाईकोर्ट है। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश यानी जो रिटायर्ड जज रहेंगे, मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस, वही आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो ये भी पूछा जाएगा, ये जीके वाला फैक्ट हो गया। और अभी वर्तमान समय बिहार मानव अधिकार बीएचआरसी यानी बिहार ह्यूमन राइट कमीशन, तो बिहार मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है अनंत मनोहर बदर। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, देखिए राष्ट्रीय मानव अधिकार से बिहार एसएससी में अगर आप प्रीवियस ईयर देखिएगा तो हर बार एक क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष वीआर राम सुब्रमण्यम है। ये भी आप पूरे फैक्ट को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो चलिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिहार मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 3 जनवरी 2000 इसका सही आंसर हो जाएगा। औपचारिक रूप से गठन पूछा जाए तब आपको 2008 आंसर देना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी देखिए। चलिए, इसका आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट करके बताइए। दूसरे नंबर का देखते हैं आप में से इस बेसिक क्वेश्चन का कौन कौन सही आंसर दे पाते हैं। देखिए, आप सभी इस क्वेश्चन का सभी ऑप्शन देख लिए होंगे और आपको लग रहा होगा कि वृंदावन गार्डन इतना सिंपल क्वेश्चन है, मथुरा होगा। तो ये दोस्तों बिहार एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। और बिहार एसएससी देखिएगा वैसे ही क्वेश्चन पूछता है, खास करके जो आपको दिखने में लगेगा हल्का, लेकिन आप एग्जाम में बना करिएगा, बाद में घर पे आके मिलाइएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर आप मथुरा आंसर दिए हैं तो आपका आंसर गलत है। देखिए, यहाँ पर वृंदावन शहर नहीं पूछा गया, गार्डन के बारे में पूछा गया है। तो वृंदावन उद्यान जो है मैसूर में है। मैसूर कहाँ है, तो कर्नाटक राज्य में है, तो इसका सही आंसर मैसूर होगा। मथुरा जो है, वृंदावन शहर सीधा है तो मथुरा में है, मथुरा उत्तर प्रदेश में है। मनाली जो है हिमाचल प्रदेश में है, टूरिस्ट वाला शहर है। मोहाली जो है पंजाब में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मैसूर हो जाएगा। ये बिहार एसएससी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
वृंदावन गार्डन देखिएगा तो कर्नाटक राज्य के मैसूर में स्थित है और यह उद्यान कावेरी नदी, अगर रिपीट होता है तो नदी का नाम पूछा जाएगा, तो कावेरी नदी में बने कृष्णा सागर बांध के निकट यह स्थित है। और वृंदावन शहर उत्तर प्रदेश के मथुरा में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोनपुर मेले का आयोजन निम्नलिखित में से किस जिले में किया जाता है? 3 का ABCD में क्या आंसर होगा, आप सभी कमेंट करके बताइए। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बिहार SSC एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये देखिएगा तो 2-3 बार पूछा गया क्वेश्चन है। किसी बार नदी का नाम पूछ दिया जाता है तो किसी बार जिला का नाम पूछ दिया जाता है, शहर का नाम। तो सोनपुर मेले आप सभी को पता है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु का मेला है। तो ये मेन पहले के समय में पशु के लिए ही प्रसिद्ध था। अब आपको लग रहा होगा ये तो वैशाली आंसर होगा, वैशाली मतलब हाजीपुर। आपका आंसर गलत है। ये जो है दोस्तों सोनपुर शहर जो है, यानी सोनपुर जो जगह है ये सारण जिला में है। सारण मतलब छपरा, सारण का जो जिला मुख्यालय छपरा है, तो सोनपुर जो है सारण जिला के अंतर्गत है। वैशाली हाजीपुर इसके नज़दीक है, लेकिन ये सोनपुर जगह जो है सारण जिला में पड़ता है। तो इसका सही आंसर होगा सारण। और यहाँ से आपको नदी का नाम जरूर याद रखना है और ये क्षेत्र का नाम भी याद रखना है। अगर आप इतना याद रख लेते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, बना लीजिएगा। देखिए ये सोनपुर मेला जो लगता है हरिहर क्षेत्र, इसको हरिहर क्षेत्र कहा जाता है, का आयोजन गंगा एवं गंडक नदी का नाम पूछेगा तो आपको लगेगा ये तो गंगा सोन होगा, सोन नाम है सोनपुर, तो आप सीधा मारिएगा सोन नदी, लेकिन सोन नदी नहीं है। गंडक नदी के निकट ये मेला है, लेकिन यहाँ पर होता है कि कुछ दूरी के बाद ही गंडक नदी आकर के गंगा नदी में मिलती है, तो इसलिए गंगा एवं गंडक नदी के संगम पर सोनपुर मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर एक हरिहर मंदिर है। ये देखिएगा तो एक बार KBC में 1 करोड़ का ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हरिहर नाथ मंदिर कहाँ पर है। ये देखिएगा तो ये बहुत लोगों को पता नहीं रहता है। सोनपुर मेला तो सब जानते, लेकिन हरिहर नाथ तो वहीं पर मंदिर जो है ये हरिहर नाथ मंदिर है। और इसमें देखिएगा तो 2 भगवान है। यहाँ पर हरि मतलब होता है विष्णु जी, हर मतलब होता है महादेव, इसलिए देखिएगा हर हर महादेव बोलते हैं। तो इसमें देखिएगा मंदिर का एक स्पेशल खासियत है, यहाँ पर विष्णु जी और शंकर जी की एक साथ पूजा की जाती है। हरिहर नाथ मंदिर सोनपुर में, और ये जिला हो जाएगा सारण जिला, वैशाली हाजीपुर में नहीं है। तो हरिहर क्षेत्र, और नदी का नाम आपको याद रखना है, गंगा एवं गंडक नदी के संगम पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सारण हो जाएगा। सारण जिला के अंतर्गत है सोनपुर मेला। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस शैवाल को विटामिन C का खान कहा जाता है? देखिए दोस्तों इतना एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को इसलिए बताते हैं कि एग्जाम में आप सभी मैक्सिमम क्वेश्चन को बना पाए, और हम आप लोगों को जो भी प्रैक्टिस सेट करवाते हैं इसी तरह से डिटेल्स डिस्कशन के साथ, तो आप लोग रेगुलर रूप से सेट दीजिए। और आप लोगों को देखिएगा एग्जाम में तो अब ज़्यादा समय है नहीं, तो रेगुलर रूप से इसी तरह से प्रैक्टिस सेट सब कुछ करवाने वाले हैं। यहाँ से देखिएगा तो विटामिन C का खान कहा जाता है, मतलब ये कि जिसमें विटामिन C अधिक मात्रा में पाया जाता हो। इसमें से देखिएगा तो क्लोरेला हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिएगा ये बिहार SSC में पूछा गया था क्लोरेला से रिलेटेड। पिछली बार CGL 3 में ये पूछा गया था कि निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री करते हैं, तो क्लोरेला शैवाल का प्रयोग करते हैं। और एक है यहाँ पर लैमिनेरिया है, ये भी पूछा जाता है। तो ये पूरा फैक्ट आप सभी देख लीजिए। क्लोरेला एक कोशीय हरित शैवाल है, यानी कि यहाँ पर देखिएगा ग्रीन शैवाल है, जो विटामिन C और प्रोटीन से भरपूर होता है। देखिए प्रोटीन वाला कई एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ऐसा शैवाल है जिसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो क्लोरेला में, इसलिए अंतरिक्ष यात्री अपने भोजन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। और ये देखिएगा तो बिहार SSC CGL में पूछा गया था पिछली बार CGL 3 PT में कि अंतरिक्ष यात्री किस शैवाल का प्रयोग करते हैं, तो क्लोरेला का प्रयोग करते हैं। एक होता है लैमिनेरिया शैवाल। लैमिनेरिया शैवाल में आयोडीन पाया जाता है, और ये समुद्री एक घास एक प्रकार का है शैवाल, वैसे दिखने में घास की तरह ही होता है। तो लैमिनेरिया घास का प्रयोग किस लिए किया जाता है इसे भी पूछ दिया जाता है, तो आयोडीन के लिए। ये 3-4 फैक्ट आप याद रखिएगा। और अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी सक्सेस प्लैनेट टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट PDF इस तरह का सेंड करते रहते हैं। और जो भी कोर्स के साथ जुड़े हुए हैं तो कोर्स में ये वीडियो तो वहाँ पर अपडेट कर ही देंगे, साथ में ये PDF भी अपडेट कर देंगे, जिससे आप 1-2 बार इसको पढ़िएगा और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है अच्छे से क्लियर करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में स्वतंत्रता यानी लिबर्टी की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? देखिए इसमें जितने भी तरह का क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन देखिएगा दरोगा एग्जाम, बिहार SSC CGL 4, इंटर लेवल, यानी सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है, और सभी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये देखिएगा दोस्तों संविधान में स्वतंत्रता यानी इंग्लिश में उसको लिबर्टी कहा जाता है, ये जो लिया गया फ्रांस के संविधान से। तो 4 का इसका सही आंसर हो जाएगा B ऑप्शन फ्रांस। अगला देखिएगा यहाँ पर तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी लिबर्टी, इक्विलिटी और
फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है, इसे भारत की संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया। ये तीनों देखिएगा तो यहाँ पर जो है प्रस्तावना में, तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व किसके अंतर्गत है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना, तो प्रस्तावना के अंतर्गत है। अगला देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा पशु मेला, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला है। ये किस जिला में है? तो सारण जिला में। अभी आप लोगों को फर्स्ट दूसरे नंबर का क्वेश्चन था, जिला का नाम ध्यान रखिएगा, सारण जिला हो गया। और नदी का नाम, तो गंडक एवं गंगा नदी के संगम पर इस मेला का आयोजन किया जाता है, तो सोनपुर मेला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिकों के दहन से उत्सर्जित नहीं होता? ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है, 7 नंबर। तो इसका आंसर क्या होगा आप सभी बताइए। देखिए आप इसको ऐसे भी समझ सकते, देखिए कार्बनिक यौगिक मतलब अगर आप किसी लकड़ी को अगर जलाइएगा तो क्या होगा, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बिल्कुल निकलेगा। जल, तो देखिए जितने भी तरह का चीज़ रहता है उसमें कुछ ना कुछ मात्रा जल का जरूर रहता है, जलवाष्प के रूप में भी निकलेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी निकलेगा, लेकिन नाइट्रोजन तो ये निकल भी सकता है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत ही कम होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार, नाइट्रोजन। यहाँ पर देखिएगा तो कार्बनिक यौगिक जैसे हाइड्रोकार्बन, तो जो भी चीज़ है जैसे लकड़ी, कोयला, ये सब हो गया, का दहन मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प यानी कि जल हो गया CH2O, और कार्बन मोनोऑक्साइड CO उत्पन्न करता है, लेकिन नाइट्रोजन सामान्यतः उत्सर्जित नहीं होता है। तो वाहनों से रिलेटेड पूछा जाता है, तो वाहन में क्या होगा, ये नाइट्रस N2O हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर होगा SO2। ये जो मुख्यतः होता है वाहनों से प्रदूषण में होता है। और साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण में कौन सा सबसे खतरनाक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO सबसे खतरनाक होता है। तो ये अगर पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब भी ऑप्शन में रहे तो आपको CO के साथ आंसर देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। अगला है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? देखिए इसमें पूछा जा रहा है सबसे लंबी झील, तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आप सोच रहे हैं उलर झील होगा, तो उलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी झील है। बड़ी झील का मतलब ये होता है कि इस तरह से बड़ा रहना चाहिए, लंबी का मतलब ये है कि लेंथ में इस तरह से लंबा रहना चाहिए, तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और चिल्का झील जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। उलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी झील है, जो कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत की सबसे बड़ी ओवरऑल में उलर झील ही है, जो कि मीठे पानी की झील है, और चिल्का झील जो है खारे पानी यानी नमकीन पानी की झील है। वेम्बनाड झील जो है दोस्तों भारत की सबसे लंबी झील है, तो वेम्बनाड झील हो जाएगा। लोकटक झील मणिपुर में, यहाँ पर एक किबुर लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तो लोकटक झील मणिपुर में है। तो यहाँ पर देखिएगा वेम्बनाड झील जो है केरल में स्थित है, यह भारत की सबसे लंबी झील है। और भारत की सबसे बड़ी झील उलर झील है, और खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील, जो कि उड़ीसा राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समविधिक निकाय किस आधार पर बनाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, 2 प्रकार का निकाय होता है, एक होता है संवैधानिक निकाय यानी संविधान हो गया, और एक होता है समविधिक निकाय, दोनों में अंतर है। और आपको यही सब चीज़ें एग्जाम में ध्यान देना, ऐसे ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, आपको लगेगा दोनों तो एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों में बहुत का अंतर है। तो देखिए यहाँ पर संविधिक निकाय और संवैधानिक निकाय क्या है, दोनों के बारे में आज आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपको बहुत बार डाउट रहता होगा, आप अगर कोई भी सेट या प्रीवियस ईयर देखते होंगे तो इस तरह का वर्ड यूज रहता है, तो आपको लग रहा होगा ये क्या है। देखिए संविधिक निकाय और संवैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय का मतलब ये है कि जो संविधान में पहले से परिभाषित है यानी शामिल है। जैसे अनुच्छेद देखिएगा 280 में क्या है, वित्त आयोग के बारे में है। चुनाव आयोग के बारे में अनुच्छेद 324 में है। UPSC संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, ये सब देखिएगा तो पहले से क्या है संविधान में शामिल है जब संविधान बना था। लेकिन बहुत सारे चीज़ समय के अनुसार देखिएगा तो शामिल किया जाता है संशोधन करके। तो संविधिक निकाय में क्या हो जाता है, जैसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, उपभोक्ता संरक्षण निवारण आयोग, ये सब जो होता है संसद द्वारा पारित अधिनियमों के माध्यम से बनाए जाते हैं, तो यानी इसको शामिल किया गया है। तो ये मेन यहाँ पर डिफरेंस सीधा साफ समझिएगा। संवैधानिक निकाय का मतलब ये है जो पहले संविधान में परिभाषित है, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, UPSC, ये सब मेन जो है संवैधानिक निकाय है। और संविधिक निकाय मतलब ये देखिएगा तो संशोधन करके शामिल किया गया है, तो यही बस डिफरेंट है। और संविधिक निकाय से पूछा जाएगा तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, उपभोक्ता संरक्षण आयोग, ये सब जो है नए वाले, ये सब संविधिक निकाय का उदाहरण है। संवैधानिक में पुराने जो
जिसके बारे में अनुच्छेद में किसी न किसी में वर्णन है, जैसे वित्त आयोग, चुनाव आयोग, यूपीएससी, ये सब। तो यहाँ से आप सभी इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए 9वां नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा देखिएगा, तो संवैधानिक संशोधन द्वारा, संसद द्वारा पारित विधेयक द्वारा, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, न्यायपालिका के निर्णय द्वारा। तो देखिए ऑप्शन के अनुसार सबसे सटीक इसका जो सही आंसर हो जाएगा 9 नंबर का बी ऑप्शन हो जाएगा, संसद द्वारा पारित विधेयक द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसी ग्रह का पलायन वेग किस पर निर्भर करता है। तो देखिए यहाँ पर किसी ग्रह का पलायन वेग जो निर्भर करता है दोस्तों, इसके द्रव्यमान पर, त्रिज्या पर, गुरुत्वीय त्वरण पर, उपर्युक्त सभी। तो देखिएगा ये सभी पर डिपेंड करता है। तो पलायन वेग का सूत्र क्या होता है, यहाँ से चलिए आप सभी देख लीजिए। देखिए पलायन वेग का सूत्र होता है v, यानी पलायन वेग v बराबर जो होता है √2gm बट्टा r होता है, इस तरह से। तो देखिएगा यहाँ पर g यानी ये जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया, m जो है द्रव्यमान है, r जो है त्रिज्या है। तो यानी सभी चीज़ पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी का ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार के वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट का कुल आकार कितना है। तभी देखिएगा हाल ही में बिहार में बजट पेश किया गया है। तो बजट कौन पेश किया है, तो ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो वित्त मंत्री की ओर से बजट पेश किया जाता है। तो बिहार में अभी वित्त मंत्री वर्तमान समय में जो है सम्राट चौधरी जी है, और बिहार के उप मुख्यमंत्री भी है। तो वित्त मंत्री की ओर से बजट पेश किया गया है, और इस बार का जो बजट है दोस्तों 3,16,000 करोड़ रुपए का है। तो 3,16,000 करोड़ रुपए का इस बार का बजट है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। अगला है क्वेश्चन, भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों में एक बार होती है। अच्छा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए। भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों में एक बार की जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 5 वर्षों में एक बार की जाती है। आपको लग रहा होगा 2 वर्ष या फिर 10 वर्ष। देखिए जनगणना, नॉर्मल जनगणना यानी कि जनसंख्या से रिलेटेड जनगणना 10 साल में है, और कृषि जनगणना 5 वर्षों में। और कृषि वर्ष भी पूछा जाता है कि भारत का कृषि वर्ष कितना से कितना तक है। 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक है। ये जुलाई से शुरू होता है, अप्रैल से शुरू नहीं है। भारत का फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक है, और कृषि वर्ष जो होता है एग्रीकल्चर ईयर, ये 1 जुलाई से 30 जून के बीच में होता है। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ये फैक्ट देखिएगा। तो कृषि कैलेंडर जो होता है 1 जुलाई से 30 जून के बीच होता है, और भारत में हर साल 5 साल में एक बार कृषि जनगणना की जाती है, जिसमें कृषि भूमि, फसल और किसानों की स्थिति का आकलन किया जाता है। और ये PDF आप सभी टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, और जो भी कोर्स के साथ जुड़े हुए हैं तो एप्लीकेशन पर अपडेट कर देते हैं कोर्स के साथ। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान पर फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। देखिए बिहार से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछे, और पूछे इस तरह से कि कहाँ पर ये सब चीज़ें बनाया जा रहा है, जो अच्छे चीज़ हो, स्टेडियम हो, खेल विश्वविद्यालय हो, फिल्म सिटी हो, आपको अगर आंसर ना पता रहे तो आप राजगीर के साथ ही जाइएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राजगीर। राजगीर कहाँ है, तो नालंदा जिला में, और CM नीतीश कुमार जी नालंदा जिला के ही रहने वाले हैं। तो राजगीर में फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। और साथ ही अभी देखिएगा हाल ही में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है राजगीर में। इसके अलावा देखिएगा तो यहाँ पर एक बड़ा सा स्टेडियम भी बनाया गया है। तो राजगीर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश था। ये क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आप जो भी एग्जाम देने जाइएगा यहाँ से पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा, जैसे ऐसे पूछते दिया जाएगा कि मौर्य वंश से पहले कौन सा वंश था, मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश था, नंद वंश के बाद कौन था। तो देखिए यहाँ से आप एक फैक्ट याद रखिएगा, एक ट्रिक आप याद रखिएगा, आप आसानी से बना लीजिएगा। अभी देखिएगा 70वीं BPSC में भी पूछा गया था, और जितने भी तरह का एग्जाम उधर होगा सभी में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो देखिए आपको एक ही बार में नाम याद हो जाएगा, हसीन मासुका आप याद रखिएगा, मासुका याद रखिएगा, मासुका यानी मौ यहाँ पर मौर्य का हो जाएगा। तो देखिए हसीन का मतलब यहाँ पर है, ह से होता है हर्यक वंश, सी से होता है यहाँ पर शिशुनाग वंश, नौ से हो जाएगा नंद वंश, इसके बाद हो जाएगा मौ से हो जाएगा मौर्य वंश, और सु से हो जाएगा शुंग वंश, क से हो जाएगा कण्व वंश। तो इस तरह से
एग्जाम में देखिएगा यहाँ से पूछा जाता ज़्यादातर बार। मौर्य वंश से पहले का पूछ दिया जाएगा नंद वंश, मौर्य वंश के बाद का वंश तो शुंग वंश, और नंद वंश से पहले का वंश तो शिशुनाग वंश, नंद वंश के बाद का वंश तो मौर्य वंश। तो ये आप याद रखिएगा हसीन माशुका। हसीन माशुका में ह से यहाँ पर हर्यक वंश हो गया, सी से हो गया शिशुनाग वंश, नौ से हो गया नंद वंश, मौ से हो गया मौर्य वंश, सु से हो गया शुंग वंश, क से हो गया कण्व वंश। तो ये आप याद रखिएगा। तो आप एग्जाम में अगर आपको ऑप्शन रहेगा, अगर पूरा नाम नहीं भी याद रहेगा तो भी आप बना लीजिएगा। तो इसमें देखिएगा पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा पुराना राजवंश था। तो देखिए यहाँ पर गुप्त, ये गुप्त बहुत बाद का है, मौर्य वंश, नंद वंश, शुंग वंश ये सब एक साथ का है। तो इसमें से देखिएगा मौर्य से पहले नंद वंश है और मौर्य के बाद है जो है यहाँ पर शुंग वंश बना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नंद वंश हो जाएगा। हसीन माशुका में अगर आप देखिएगा हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है, नंद वंश है, नंद के बाद मौर्य है, तो नंद इसका सही आंसर होगा। अगला है महात्मा गांधी किस प्रस्तों के विरोध में कांग्रेस से अलग हुए थे। देखिएगा तो कुछ दिनों के लिए यहाँ पर कांग्रेस से जो अलग हुए थे, मनमुटाव जो हुआ था नेहरू रिपोर्ट के कारण से। नेहरू रिपोर्ट यहाँ पर देखिएगा आप सभी फैक्ट में, तो 1928 के नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी, जबकि गांधी जी पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे, इसलिए उनका विरोध किया था। तो ये नहीं कि कांग्रेस से अलग ही हो गए थे, कुछ दिनों का मनमुटाव था, फिर बाद में सब कुछ सॉल्व हो गया। तो ये जो सही आंसर होगा 1928 का नेहरू रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब और कहाँ की थी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1943 सिंगापुर में, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है काले पानी की सजा के रूप में विख्यात सेलुलर जेल अंडमान का निर्माण शासनकाल में हुआ था। देखिए ये जो सेलुलर जेल है अंडमान निकोबार द्वीप पर है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो सेलुलर जेल यानी अंडमान निकोबार में जो जेल है काले पानी के रूप में विख्यात है, तो इस किसके शासनकाल में हुआ था। तो देखिए इसका टाइम आप देखिएगा बनने का इस तरह से है 1896 से लेकर 1906 के दौरान अंग्रेजों ने अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल का निर्माण करवाया था और जिसे काला पानी कहा जाता है। तो उस समय कार्यकाल देखिएगा तो लॉर्ड कर्जन का था 1899 से लेकर 1905। तो ऑप्शन के अनुसार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। स्पेशल देखिएगा ये किसी के शासनकाल में नहीं है, अगर यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार देखिएगा लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी बहुत पहले है और ये सब उस समय के नहीं है। अगला है भारत के लिए अलग संविधान सभा गठित करने का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था। ये भी देखिए अच्छा सा क्वेश्चन है। भारत के अलग संविधान सभा गठित करने का जो सुझाव दिया था, इसमें देखिए दो नाम, एक है वीएन राव, वेनेगल नरसिंह राव, दूसरा होता है इसमें एमएन राव। अब देखिए दोनों नाम आपको लग रहा होगा, तो यहाँ से आप पूरा फैक्ट देख लीजिए। इसका सही आंसर जो हो जाएगा एमएन राव होगा, वीएन राव नहीं होगा। देखिएगा तो भारत की अलग संविधान सभा की अवधारणा सबसे पहले 1934 में एमएन राव ने प्रस्तुत की थी और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वीएन राव थे। जब संविधान सभा बन रहा था 1946 में, तो उस समय जो संवैधानिक सलाहकार थे वीएन राव थे। और अलग संविधान सभा की अवधारणा यानी भारत की अलग संविधान सभा होनी चाहिए, ये 1934 में ही एमएन राव ने अलग संविधान की अवधारणा प्रस्तुत की थी। दोनों एग्जाम में पूछा जाता है, दोनों आप ध्यान रखिएगा। अगला है भारत सेवा समाज सेवा संघ यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त का सबसे बड़ा भंडार ब्लड। देखिए मानव शरीर में रक्त का सबसे बड़ा भंडार किस अंग में होता है, ब्लड रिजर्वर पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन के अनुसार दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा तिल्ली हो जाएगा। देखिए तिल्ली को पलीहा भी कहा जाता है, एस्पिलिन भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसको एस्पिलिन कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा एस्पिलिन सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी फैक्ट देखिएगा, तो एस्पिलिन को रक्त बैंक यानी ब्लड बैंक कहा जाता है क्योंकि यह रक्त को संचित और फिल्टर करती है। यह पुरानी रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करती है। और इसको देखिएगा तो आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है, यानी आरबीसी का डेट जो है इसी एस्पिलिन में होता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी यानी स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स कौन सी होती है। देखिए यहाँ पर सबसे मजबूत मांसपेशी है और ऑप्शन अगर आप पढ़िएगा तो आप डिकोड कर लीजिएगा।
मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जो है जबड़े की हड्डी है, और यहाँ पर देखिएगा जबड़ा ऑप्शन में है, जबड़े की मांसपेशियर मांसपेशी, तो ये सही आंसर इसका हो जाएगा। देखिएगा तो मांसपेशियर मांसपेशी जो है जबड़े की प्रमुख मांसपेशी होती है जो दांतों को दबाने और चबाने में मदद करती है, और यह अपने आकार की तुलना में सबसे अधिक बल उत्पन्न करने वाली मांसपेशी है। और साथ में आप ये भी ध्यान रखिएगा एनामेल से रिलेटेड, तो दांत का जो बाहरी आवरण होता है ये एनामेल का बना हुआ होता है, और ये सबसे कठोर पदार्थ है शरीर में। अगला क्वेश्चन है बीजों का अंकुरन किस हार्मोन द्वारा प्रेरित किया जाता है। इसमें देखिएगा जितने भी ऑप्शन है सभी पौधे में हार्मोन से रिलेटेड है। जिस तरह से मनुष्य में वृद्धि के लिए हार्मोन है उसी तरह से पौधे में भी हार्मोन होता है। तो बीजों के अंकुरन के लिए जो जिम्मेदार हार्मोन है इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों जिब्रेलिन हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा। ये देखिएगा जिब्रेलिन हार्मोन एक पौधा हार्मोन है जो बीजों के अंकुरन, तने की वृद्धि और फूलों के विकास में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है रेड डाटा बुक का संबंध किससे है। देखिए रेड डाटा बुक में जितने भी विलुप्त प्राय प्रजाति यानी जो विलुप्त होने के कगार पे है, तो इसमें देखिएगा प्रजाति तो शामिल किया ही जाता है, साथ में पेड़ पौधे को भी शामिल किया जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है विलुप्त प्राय जानवर, विलुप्त प्राय पेड़ पौधे, तो दोनों को शामिल किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा विलुप्त प्राय प्रजाति यानी जितने भी तरह के विलुप्त होने के कगार पे है इन सभी को शामिल किया जाता है रेड डाटा बुक में। तो रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी किया जाता है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो IUCN द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसमें पृथ्वी पर संकटग्रस्त और विलुप्त प्राय प्रजातियों की सूची होती है। अगला देखिएगा घोंघा किस संघ के अंतर्गत है। ये देखिएगा बिहार SSC बिहार दरोगा का फेवरेट टॉपिक है साइंस में दोस्तों, बायोलॉजी से यहाँ से कौन से किस संघ के अंतर्गत है, मोलास्का, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, कौन किसके अंतर्गत है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर देखिएगा तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। और हम आप लोगों के लिए देखिएगा बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी तरह के एग्जाम हुए हैं 100+ परीक्षाओं का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करवा रहे हैं 2 फॉर्मेट में। पहला तो एक लाइव टेस्ट के रूप में, दूसरा देखिएगा तो 1 लाइनर फॉर्मेट में, जिससे आप 2-3 बार पढ़ लीजिएगा तो आपका 1 लाइनर ये सब प्रीवियस ईयर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो जाइए आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके जम के तैयारी कीजिए। CGL-4 बिहार दरोगा इंटर लेवल सभी कोर्स में प्रीवियस ईयर सभी सब कुछ प्रोवाइड करवा दी हैं, तभी से तैयारी कीजिएगा, तब तो आप रिजल्ट ले पाइएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों घोंघा जो है मोलास्का के अंतर्गत है, मोलास्का इसका सही आंसर हो जाएगा। मोलास्का संघ में देखिएगा तो मुलायम शरीर वाले जंतु आते हैं जिसमें कुछ के पास कठोर खाल सेल भी होता है, जैसे घोंघा, ऑक्टोपस। देखिए ऑक्टोपस से रिलेटेड पहले भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑक्टोपस और घोंघा दोनों जो है मोलास्का के अंतर्गत है। अगला देखिएगा निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। देखिए निर्वाचन आयोग हो गया, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन सभी का कार्यकाल एग्जाम में पूछा जाता है। निर्वाचन आयोग का कार्यकाल जो होता है दोस्तों 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु तक, तो जो भी अधिकतम होगा उस अनुसार इसका कार्यकाल रहने वाला है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 6 वर्ष हो जाएगा, या 65 वर्ष की आयु तक। अगला देखिएगा विक्टोरिया झील किन देशों के बीच फैली हुई है। तो विक्टोरिया झील जो दोस्तों फैली हुई है, विक्टोरिया झील के बारे में पूछा गया। तो ये देखिएगा तो ऐसी झील है जो कि एक देश में नहीं अलग एक से अलग देशों में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है, तंजानिया, केन्या और युगांडा। एग्जाम में पूछा जाएगा तो तंजानिया, केन्या और युगांडा इन देशों के बीच में फैली हुई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और यह तंजानिया, केन्या और युगांडा के बीच में फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत कौन सा विशेष अधिकार प्राप्त है। देखिए इसमें अनुच्छेद 143 में जो है दोस्तों परामर्श लेने का अधिकार है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है, लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं होगा, यानी मानना जरूरी नहीं है कि मानना ही पड़ेगा, बस परामर्श ले सकता है किसी भी कानूनी तरह के सलाह पर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा न्यायिक परामर्श लेने का अधिकार 27 का सही आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है।
देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की हटाने की प्रक्रिया, ये जो वर्णित है अनुच्छेद 124 के चौथे नंबर पॉइंट में, और अनुच्छेद 214 में देखिएगा तो क्या है, उच्च न्यायालय के बारे में वर्णन है कि भारत में उच्च न्यायालय होगा। ये जो है अनुच्छेद 214 में, 124 सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड है और न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 124 में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा तो अनुच्छेद 124 के चौथे नंबर पॉइंट के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से प्रेरित है? देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से प्रेरित है? तो संविधान संशोधन ये जो प्रेरित है दक्षिण अफ्रीका से। इसका सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट नहीं है? तो देखिए इसमें से टेक्टोनिक प्लेट जो है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये भी है, यूरेशियन प्लेट ये भी है, प्रशांत प्लेट ये भी है, सहारा प्लेट देखिएगा दोस्तों ये नहीं है। सहारा मरुस्थल है जो कि अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत है, तो अफ्रीकन प्लेट के अंतर्गत ही सहारा हो जाएगा। तो ये जो है इसमें से प्लेट नहीं है, बाकी तीनों है। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं बहती है? देखिएगा दोस्तों ज़्यादातर जो नदी है पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी पूर्व डायरेक्शन से लेकर के, इसमें पूछा जा रहा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं बहती है। तो आप देखिएगा तो ज़्यादातर जो नदी है दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली, कुछ ही नदी है जो पूर्व से लेकर के पश्चिम की तरफ बहती है, यानी अरब सागर में गिरती है। तो चलिए इसमें देखिएगा गोदावरी, गंगा नदी है, तो गंगा नदी उत्तर से लेकर के दक्षिण की डायरेक्शन की तरफ देखिएगा तो मेन बहती है। गोदावरी नदी, तो गोदावरी नदी पूर्व से स्टार्ट होकर के पश्चिम की तरफ है। नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी जो है पश्चिम से पूर्व डायरेक्शन से दिखेगा तो ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, यानी अरब सागर में जाकर के गिरती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 31 नंबर का, नर्मदा, ताप्ती, माही। ये तीनों ऐसी नदी है जो कि यहाँ पर देखिएगा पूर्व डायरेक्शन से शुरू होकर के पश्चिम की तरफ बहती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक तार का प्रतिरोध 2 ओम है और इसे दुगुनी लंबाई में खींच दिया जाए तो नया प्रतिरोध कितना होगा? इसका आंसर जो होगा दोस्तों, यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, यदि एक तार का प्रतिरोध 2 ओम है, इसे दोगुनी लंबाई में खींच दिया जाए तो नया प्रतिरोध कितना होगा? तो देखिए बनाने का जो सूत्र होता है यहाँ पर, प्रतिरोध R बराबर जो होता है ρ × L/A होता है। तो यानी यहाँ पर देखिएगा क्या है, लंबाई जो है ऊपर में है, तो अगर लंबाई दुगुना होगा, L से 2L होगा, तो प्रतिरोध भी यहाँ पर डबल हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर सूत्र जो है, पहले कहा गया प्रतिरोध 2 ओम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंबाई अगर L से 2L करेंगे तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, 2 ओम से क्या हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 4 ओम। अगला है, मालवा पठार किन 2 नदियों के बीच स्थित है? देखिए मालवा पठार ये जो है दोस्तों नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका नर्मदा एवं ताप्ती नदी। मालवा पठार मध्य भारत में स्थित नर्मदा नदी के उत्तर तथा ताप्ती नदी के दक्षिण में फैला हुआ है। तो इसका सही आंसर नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य है। अगला देखिएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को क्या कहा जाता है? देखिए डेल्टा का निर्माण जो होता है नदियों द्वारा, तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी से यहाँ पर डेल्टा का जो निर्माण होता है इसको सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। तो सुंदरवन डेल्टा देखिएगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का निर्माण करता है। तो देखिए सुंदरवन से रिलेटेड और भी फैक्ट है जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है जो कि भारत और बांग्लादेश में स्थित है। सुंदरवन क्षेत्र का निर्माण करता है। सुंदरवन का ज़्यादातर हिस्सा देखिएगा तो भारत में ही है और यहाँ बंगाल टाइगर एवं सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। देखिए सुंदरी वृक्ष दरोगा में कई बार पूछा हुआ है, सुंदरी वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो सुंदरवन में पाया जाता है। इसी सुंदरी वृक्ष के नाम पर इसका नाम सुंदरवन पड़ा है। और सुंदरवन भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, मैंग्रोव वन भी है और साथ में यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का निर्माण होता है। तो ये सभी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पैम्पास घास का मैदान मुख्य रूप से किस देश में पाया जाता है? देखिए एक घास का मैदान एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। पैम्पास घास का मैदान मुख्य रूप से ये जो है दोस्तों अर्जेंटीना में पाया जाता है। तो अर्जेंटीना इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए कई बार
ऐसे पूछा जाता है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, तो दक्षिणी अमेरिका आंसर देना है। देश का नाम एग्जैक्ट पूछा जाए तो अर्जेंटीना आपको आंसर देना है। पैम्पास अर्जेंटीना में स्थित एक विशाल घास का मैदान है जो कृषि और पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखिएगा, हिमालयन पर्वत किस भूगर्भीय प्रक्रिया के कारण बना था? हिमालय पर्वत का निर्माण जो हुआ है दोस्तों, यहाँ पर पूछा जा रहा है किस भूगर्भीय प्रक्रिया के कारण से बना था। तो ये देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ था, इसमें ज्वालामुखीय गतिविधि, तो ऐसा नहीं है इसमें देखिएगा दो प्लेट आपस में टकराया था, तो इसका हो जाएगा प्लेट विवर्तनिक यानी प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण से ये हुआ था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन हो जाएगा, दो प्लेट आपस में टकराया था, टकराने के कारण से ऊपर उठ गया था, तो ये सही आंसर इसका हो जाएगा प्लेट टेक्टोनिक्स। तो देखिएगा यहाँ पर हिमालय पर्वत भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से बना है और यह प्रक्रिया आज भी जारी है, जिससे हिमालय की ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ जाती है। देखिएगा तो भूकंप आने का भी बड़ा कारण नेपाल वाले क्षेत्र में यही रहता है, प्लेट टकराने का। तो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ये दो प्लेट के टकराने से ऐसा हुआ है। अभी देखिएगा हिमालय माउंट एवरेस्ट की सर्वाधिक ऊंचाई जो 8850 मीटर है, और ये देखिएगा पहले 1848 था, 2 मीटर बढ़ा है, बढ़ने का यही कारण है। अगला है, भारत में सबसे अधिक ज्वार उत्पादन किस राज्य में होता है? देखिए यहाँ पर ज्वार मतलब ज्वार भाटा आप नहीं समझिएगा, यहाँ पर ज्वार फसल से रिलेटेड है। और वैसे आप याद भी इसी तरह से रखिएगा कि ज्वार सबसे अधिक कहाँ आएगा, तो ज्वार सबसे अधिक महाराष्ट्र में आता है, तो इसलिए यहाँ पर ज्वार का जो हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। और बाजरा, तो बाजरा जो है राजस्थान में है, बाजरा उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान है और ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र है। ज्वार एक प्रकार का फसल है, तो महाराष्ट्र भारत में सबसे अधिक ज्वार उत्पादन करने वाला राज्य है, जो कि शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु के लिए उपयुक्त है। बाजरा उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो देखिए भारत में 1862 में दोस्तों 3 उच्च न्यायालय का गठन हुआ और इसमें से सबसे पहला जो हो जाएगा कोलकाता उच्च न्यायालय। तो आपको अगर एग्जाम में कन्फ्यूजन होगा तो ऐसे ध्यान रखिएगा, अंग्रेज के समय यह स्थापित किया गया, तो अंग्रेज का सबसे अधिक देखिएगा कहाँ पर था, तो कोलकाता ही मेन था, पश्चिम बंगाल में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता उच्च न्यायालय। और 1862 में ही देखिएगा मुंबई और मद्रास, ये तीनों जगह जो 1862 में उच्च न्यायालय गठन किया गया। फिर इसके बाद 1866 में इलाहाबाद में, और दिल्ली में, तो दिल्ली में बहुत बाद में इसका गठन किया गया, राजधानी बनने के बाद 1912 में दिल्ली राजधानी बनने के बाद यहाँ पर उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता उच्च न्यायालय। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, शेयर बाजार स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना भारत में पहली बार कब की गई थी? देखिए शेयर बाजार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक हो गया। तो शेयर बाजार यानी स्टॉक मार्केट का जो यहाँ पर रेगुलेटरी अथॉरिटी का नाम जो है सेबी है। तो यानी देखिए जिस तरह से बैंक से रिलेटेड हेड होता है आरबीआई, उसी तरह से स्टॉक मार्केट का जो हेड होता है सेबी होता है। सेबी की ओर से रूल रेगुलेशन सब कुछ यहाँ पर देखा जाता है, बनाया जाता है। और भारत में सबसे पहला जो स्टॉक एक्सचेंज है ये जो होता है बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और इसका जो गठन है 1875 में किया गया था। भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक है बीएसई, दूसरा देखिएगा एनएसई है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये 1992 में गठन किया गया है एनएसई का। बीएसई 1875 हो जाएगा, एनएसई 1992। और यहाँ पर सेबी का भी आपको ध्यान रखना, अभी हाल ही में देखिएगा तो तुहिन कांता पांडे जो है सेबी के चेयरमैन बने हैं, तुहिन पांडे, तो ये भी नाम आप याद रखिएगा। माधवीपुरी बूथ चेंज हो गई है, तुहिन कांत पांडे जो है सेबी के वर्तमान चेयरमैन है, तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला देखिएगा, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व का पहला दर्जा भारत में किस क्षेत्र को मिला है? ये देखिएगा दोस्तों ऐसा क्वेश्चन है जो देखिएगा अब तक बिहार में 10 अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र जो है, देखिए सुंदरबन जो है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। अभी आप सभी देखिए सुंदरबन से रिलेटेड, लेकिन ये नहीं है आरक्षित क्षेत्र, नीलगिरी है। इसको जो आरक्षित किया गया था 1986 में, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है वर्ष, दरोगा में वर्ष भी एक बार पूछा गया है, तो 1986 में इसे संरक्षित किया गया। नीलगिरी हो जाएगा सही आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो नीलगिरी जैव मंडल जिसे 1986 में भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है, ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें धारा प्रवाहित होती है, उस पर किस बल का प्रभाव पड़ता है?
तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉरेंज बल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा जब किसी चालक में चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी चालक को, तो उसमें धारा जो प्रवाहित होती है उस पर F बराबर Q इंटू V गुने B बल कार्य करता है, जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता पावर किस में नापी जाती है? देखिए लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है, तो इसका सही आंसर को क्या हो जाएगा, डायोप्टर हो जाएगा। लेंस की क्षमता पावर ऑफ लेंस को P से डिनोट करते हैं, P बराबर सूत्र होता है 1/f। यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। फोकस दूरी दिया हुआ रहेगा और कहेगा लेंस की क्षमता कितना होगा। तो देखिए चश्मा जो भी आप बनाते हैं ये डायोप्टर में बनेगा। जैसे यहाँ पर अगर आपका निकट दृष्टि दोष है तो इस तरह से 0.25 डायोप्टर, 0.5 डायोप्टर, 1 डायोप्टर इस तरह से बनता है। ये माइनस में भी रहता है। तो लेंस की क्षमता का मापन डायोप्टर में किया जाता है। इसका सूत्र जो होता है P बराबर 1/f, ये मीटर में होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा डायोप्टर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो देखिए दोस्तों विद्युत मोटर का इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए ये टॉपिक आप लोगों को करवाएंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ दाएं हाथ से रिलेटेड। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, धारा का दिशा या इस तरह से पूछ दिया जाएगा, कुछ भी यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो विद्युत मोटर एक विद्युत चुंबकीय युक्ति है जो कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर यानी लेफ्ट हैंड के नियम पर कार्य करता है। इसमें करंट और चुंबकीय क्षेत्र की परस्पर क्रिया से बल उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर का सूत्र है, संगमरमर का सूत्र है, ये सब का यही होता है सूत्र। और अंडे का बाहरी जो आवरण रहता है व्हाइट कलर का, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना रहता है। दूसरे नंबर पर देखिएगा कैल्शियम सल्फेट है यहाँ पर, तो CaSO4 इंटू 2H2O, ये जो सूत्र होता है जिप्सम का सूत्र होता है। इसी जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, तो गर्म करने के बाद क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण बनता है। तो C ऑप्शन में जो दिया हुआ ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O, ये आपको ज़रूर अच्छे से ध्यान रखना है। और ये जो C ऑप्शन में CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और ये CaOH का ट्वाइस, ये जो है भखरा चूना का रासायनिक सूत्र है। तो C ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ से आप सभी फैक्ट देखिएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और ये जिप्सम का सूत्र है CaSO4 इंटू 2H2O, यानी जिप्सम को अगर आप 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद देखिएगा यहाँ पर 2 पानी है, H2O है, तो ये क्या होगा, उड़ेगा। गर्म कीजिएगा तो पानी तो इसमें से निकलेगा, तो इसके बाद जो है यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है CaSO4 इंटू हाफ H2O है। तो दोनों का सूत्र एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी मानी जाती है? अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी मानी जाती है? तो देखिए इसमें सबसे प्राचीन लिपि जो हो जाएगा ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है, ब्राह्मी लिपि। और ब्राह्मी लिपि भारत की सबसे प्राचीन लिपि मानी जाती है, जिसका उपयोग सम्राट अशोक के शिलालेखों में किया गया था। देखिए ये लिपि से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये सब टॉपिक सब कुछ आप लोगों को करवाने वाले हैं। अगला देखिएगा यहाँ पर 2 राष्ट्रीय उद्यान है, वलरम वन्यजीव अभ्यारण्य और इरिविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोनों देखिएगा अभी JSSC अलग अलग परीक्षाओं में ये पूछा गया था, इरिविकुलम वाला। इरिविकुलम राष्ट्रीय उद्यान और वर्लम राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा केरल राज्य में है। B ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, केरल। अगला देखिएगा क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में नेपाल ने किस शहर को पर्यटन राजधानी घोषित किया? यहाँ से कुछ करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो वर्ष 2024 में नेपाल ने पर्यटन राजधानी जो घोषित किया है पोखरा को। पोखरा देखिएगा तो बहुत अच्छा जगह, और यहाँ पे एक हवाई अड्डा भी है। तो हाल ही में देखिएगा पिछले 2 साल पहले यहाँ पर एक एक्सीडेंट भी हुआ था, तो ये पूछा जा सकता है कि पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो नेपाल में है, और इस शहर को जो है पर्यटन राजधानी घोषित किया है। अगला देखिएगा, वर्तमान समय भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो देखिए अभी हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयुक्त चेंज हुआ है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है ज्ञानेश कुमार है। और देखिए चुनाव आयुक्त में टोटल 3 मेंबर होता है, तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, बाकी 2 अन्य मेंबर होते हैं। और इसके लिए जो समिति गठित किया गया था, तो समिति के जो हेड थे PM थे, ये देखिएगा तो स्टेनो ASI में पूछा गया था। अभी जो पिछले महीने फरवरी में एग्जाम लिया गया उसमें पूछा गया था स्टेनो ASI वाले एग्जाम में कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए जो समिति गठित किया गया उसके अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञानेश कुमार।
अगला क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? वैश्विक नवाचार सूचकांक रिपोर्ट ये जो जारी किया जाता है दोस्तों, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। और मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP द्वारा जारी किया जाता है। तो देखिए मानव वाला भी पूछा जाएगा, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये बहुत फेमस है। तो UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और वैश्विक नवाचार सूचकांक रिपोर्ट विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO की ओर से जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2024 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? देखिए नोबेल पुरस्कार आप इसको अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। तो नोबेल पुरस्कार यहाँ पर पूछा जा रहा है शांति के क्षेत्र में। तो शांति के क्षेत्र में जो दिया गया दोस्तों, निहोन हिंडाक्यो। तो सही आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन। और ये जापान की संस्था है। ये देखिएगा तो मेन जो है परमाणु बम जो है उसको लेकर है कि, तो निहोन हिंडाक्यो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके नया नाम क्या रखा गया? ये देखिएगा बिहार SSC के लिए बहुत भव्य क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन बिहार SSC की ओर से टारगेट किया जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो देखिए कुछ महीने पहले बिहार में सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके जो है नया जो नाम किया गया है अजगैबीनाथ धाम, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और अजगैबीनाथ धाम कहाँ है? तो भागलपुर में है। तो अजगैबीनाथ धाम सुल्तानगंज ये जो जगह है भागलपुर में है। और यहीं पर देखिएगा तो अगर आप बाबा धाम जाइएगा तो यहीं पर जल लेते हैं गंगा जल। और यहाँ पर कौन सी मंदिर है? तो शिव मंदिर है। और अभी देखिएगा दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी तरह की परीक्षा हुई है सभी का क्वेश्चन बैंक 2 फॉर्मेट में, पहला 1 लाइनर में, दूसरा लाइव टेस्ट के रूप में एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो अभी से अगर आप सीरियस होकर तैयारी कीजिएगा तब तो, क्योंकि देखिएगा तो ये परीक्षा लगभग 100 शिफ्ट में होगी और इस तरह से देखिएगा 15,000 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये नहीं है कि सभी नया क्वेश्चन रहेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको GK साइंस में प्रीवियस ईयर का देखने को मिलेगा। तो हम आप लोगों को जितने भी तरह की बिहार में परीक्षा, चाहे दरोगा, BPSC, बिहार SSC, बिहार पुलिस, सभी का क्वेश्चन बैंक एक एक करके प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जाइए आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए और जो नया पैटर्न है उसी अनुसार आप लोगों को तैयारी करना है, जिससे आपका आसानी से रिजल्ट हो जाए, बाकी स्टूडेंट के कंपेयर में आप आगे रहिएगा। तो ऑल सब्जेक्ट का आप लोगों को वीडियो सब कुछ मिलने वाला और प्रैक्टिस सेट इसी तरह से रेगुलर रूप से कराएंगे। आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट का लेवल कैसे क्या लगा और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए।